नमस्कार, मैं अरुण और स्वागत करता हूं आपका ब्लॉग एंड ज़ील में। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में फुल डिस्कशन करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको ऐसा डिस्कस करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन पुट ऑफ हो, हमसे छूटने ना पाए। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत क्यों बोला? प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप वर्ड यूज होते ही तीन ओर से जलराशियों से घिरे हुए भूखंड को प्रायद्वीप बोला जाता है। ठीक है, अब भारत की अगर बात लें तो यहां पे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ठीक है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो ये जो है प्रायद्वीपीय भारत, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत बोला गया। अब देखिए, प्रायद्वीपीय भारत, यहां पे हमारा पूरा भारत का मैप है, ये पूरा भारत का मैप है। उसमें ये एरिया जो ब्लू कलर से मार्क्ड है, ये है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत और भारत के मेन लैंड के बीच में थोड़ा सा आप यहां गैप देख रहे हैं, है ना? ये गैप देख रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत और मेन जो भारत की मेन भूलैंड है, इसके बीच में समतल मैदान है, ये मैदान है। और ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये एक दृढ़ भूखंड है। दृढ़ भूखंड मतलब पूरा का पूरा चट्टान है। ये जो आप देख रहे हैं, ये चट्टान है। ये एरिया ऐसा है कि इस एरिया में ना तो भूकंप आता है, इस एरिया में यहां तक कि कुआं खोदना भी बड़ा टफ है ना? ये प्रायद्वीपीय भारत ही है। पहले का जो भारत था वो इतना ही था जितना ब्लू कलर का मार्क्ड है, जो पहले का भारत था। भारत जो है प्रायद्वीपीय भारत, वो अलग कहां से हुआ था? अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में मेडागास्कर, अफ्रीका आपस में जुड़े हुए थे। उसके ऊपर छोटा सा प्रायद्वीपीय भारत था। जब उसका प्रवाह हुआ, वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार, जब उसका प्रवाह हुआ उत्तर पूर्व की ओर, तो वो ये इतना पोर्शन बाहर की ओर बढ़ा और यूरेशियन प्लेट से टकराने से पहले जो बीच में सागर था, टेथिस सागर, उसके बीच का मलबा उभरा, जो वो हिमालय की कई श्रेणियों में डिवाइड हुआ, है ना? हम स्टडी कर चुके हैं हिमालय की उत्पत्ति, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाले जो वीडियोस हैं, जिनमें हमने सब कुछ जाना है। वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, ये सब चीजें जो हमने पढ़ी, उनको एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। समझने में थोड़ी आसानी होगी, सब थोड़ी सी समझ विकसित होगी। मेन आज के वीडियो में हम जो प्रायद्वीपीय भारत का पूरा परिचय लेंगे और परिचय इस टाइप का होगा कि हमें प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जो भी स्टडी करनी है, क्या क्या चीजें हैं, उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये कुछ इस शेप में है। थोड़ा सा अलग से ड्रॉ करते हैं। ये है प्रायद्वीपीय भारत, जो ये वाला एरिया है ना? ये एरिया थोड़ा सा इस टाइप में है। अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ यही मिलता जुलता शेप है प्रायद्वीपीय भारत का। ओरिजिनल भारत जो था, अफ्रीका से अलग हुआ था, वो यही है। देखा जाए तो जो प्रायद्वीपीय भारत का ढाल है, उसको देखें अगर, तो प्रायद्वीपीय भारत, ये भूखंड यानी कि ये पूर्वी एरिया इस मेन भूखंड से थोड़ा उठा हुआ है। ये एरिया थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। ये एरिया, इसकी अपेक्षा ये एरिया थोड़ा झुका हुआ है। देखें अगर इसका साइड व्यू, तली वाला व्यू देखते हैं, तो ये सागर, ये मैदान, फिर ये उठा हुआ ये वाला पोर्शन। आगे की ओर देखें तो कुछ ऐसा, और यूं जाके ऐसा। यहां पे सागर है, अरब सागर इस साइड, यहां पे बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहां पे बंगाल की खाड़ी, और ये जो शिखर है इस साइड का, ये थोड़ा ऊंचा है, और ये वाला शिखर थोड़ा सा नीचा है। मतलब इसका ढाल कुछ इस टाइप से है। इसका ढाल जो है कुछ इस टाइप से है, हल्का सा
ढाल पश्चिम साइड में है, समझ रहे हैं आप? इसका ढाल कुछ इस टाइप से है। तो ये हुआ पूर्वी घाट, सॉरी पश्चिमी घाट, ये हुआ पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट थोड़ा ऊंचाई में ज्यादा है और पूर्वी घाट थोड़ा सा नीचे है। ये जो एरिया है ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। तो प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा ऊंचाई में उठा हुआ है, ये थोड़ा ढाल की तरफ है। तो ये ढाल कुछ ऐसा है। अगर नीचे की साइड से देखा जाए तो यहां अरब सागर, फिर ये प्लेन वाला एरिया, ये प्लेन वाला एरिया है, ये जो बीच में प्लेन देख रहे हैं, फिर ये उठा हुआ पोर्शन पश्चिमी घाट का, फिर पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत का पठारी भाग, और उसके बाद पश्चिमी घाट, फिर ये समतल मैदान जो ये एरिया है छूटा हुआ वो, उसके बाद बंगाल की खाड़ी। ये कुछ ऐसा दिखता है ये एरिया जो है सॉरी। इस प्रायद्वीपीय भारत का अगर उत्तर की ओर देखा जाए, उत्तर की ओर नॉर्थ की साइड में अगर देखते हैं तो इसका ढाल नॉर्थ की साइड में है। इसका ढाल जो है वो नॉर्थ की साइड में, उत्तर की साइड में भी इसका ढाल देखने को मिला है। ये चीजें प्रूफ हुई हैं। कैसे? पानी की फ्लो की दिशा, यानी कि नदियों के बहाव की दिशा अगर देखी जाए तो वो ये प्रूफ करती है कि किसी भी भूखंड का बहाव किस साइड है। यहां जैसे देखते हैं ये नदियों के चैप्टर के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो हर नदी के बारे में विस्तार से देखेंगे। अभी जानकारी के लिए देख लेते हैं। ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, नर्मदा ताप्ती, ये नदियां, इन नदियों के बहने का डायरेक्शन आप देख रहे हैं। इन नदियों के बहने का डायरेक्शन इस साइड से है। यह है इन नदियों के बहने का डायरेक्शन। यहां से एक नदी इस डायरेक्शन में बह रही है। यह पठारी भाग है जो उत्तर की ओर है। जो भी नदियां निकल रही हैं यहां से, ये उत्तर की ओर बह रही है। ये नॉर्थ की ओर बह के यमुना नदी से मिल रही है। ये गंगा है, ये यमुना है ना। उत्तर की ओर ढाल है, इसका ढाल उत्तर की ओर है। इधर की ओर अगर देखा जाए तो यहां से नदियां निकल रही हैं। गोदावरी इस साइड गिर रही है, कृष्णा, कावेरी, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं नदियां। तो ये प्रूफ करती हैं कि इसका ढाल इस साइड से, इस टाइप से है, तभी तो ये नदियां इधर गिर रही हैं। और उत्तर का जो ढाल है वो ऊपर की ओर ढाल है इसका, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर ढाल कैसे प्रूफ हुआ कि ये जो पठार है, इस पठारी एरिया से निकलने वाली नदियां उत्तर की ओर, ऊपर की ओर बह रही हैं, है ना। तो ये कुछ एरिया है। देखें, अगर हम इसका साइड व्यू देखें तो भारत हमारा कैसा दिखता है, इसको भी देखते हैं कि अगर हम इस साइड से देखें, इस साइड से देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत, हमारा पूरा का पूरा भारत कैसा दिखेगा। हमारा पूरा का पूरा भारत कुछ ऐसा दिखेगा। ये यहां पे हिंद महासागर, इस साइड से देख रहे हैं, इस यहां पे खड़े हैं, पूरा का पूरा भारत यहां से देखना हम शुरू करेंगे तो ये समुद्री एरिया, थोड़ा सा प्रायद्वीपीय भारत, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, वृहद हिमालय। ठीक है। अगर नीचे से देखा जाए तो कुछ ऐसी आकृति दिखती है। यह है हिंद महासागर, यह है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत वाला एरिया ये है। उसके बाद ये एरिया जो है, ये एरिया ऐसे गड्ढा क्यों बना हुआ है, ये एरिया है मैदानी भाग। जो गंगा और यमुना का मैदानी भाग है, ये पूरा का पूरा मैदानी भाग है। इसे मैंने यहां खाली दिखाया हुआ है। ये एरिया पूरा मैदानी भाग है। प्रायद्वीपीय भारत तो यहां तक खत्म हो जाता है। उसके ऊपर जो हिमालय स्टार्ट हो रहा है, हिमालय, ये पूरा नेपाल है। नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है वो हिमालय से घिरा हुआ है। तो हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के बीच का जो एरिया है वो मैदानी भाग है। इसी मैदानी भाग को इस टाइप से दिखाया है कि ये मैदानी भाग नदियों द्वारा लाए हुए जलोढ़ निक्षेपों से, अवसादों से, रेत, मलबा, बालू, पत्थर, मिट्टी, ये सब बहा के नदियां लाई। और हिमालय से निकलने वाली नदियां, बृहद हिमालय से निकले, बृहद हिमालय में बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, पिघलते हैं। मध्य हिमालय,
लघु हिमालय, इनमें होती हुई नदियां आती हैं और सारा मलबा, जो नदियां अपने समुद्र तल को प्राप्त करने के लिए जो कट करती हैं, जो मलबा काटती हैं पहाड़ों से, मिट्टी हो या पहाड़ हो, रेत हो, टीले हो, जो भी कटते हैं, वो इस एरिया में आके इकट्ठा हो जा रहा है। ये जो एरिया इकट्ठा हुआ इन मलबों से, वो एरिया हो गया मैदानी भाग, है ना। ये पूरा का पूरा हो गया मैदानी भाग। थोड़ा सा निचली भूमि का एरिया है ये, थोड़ा सा प्रायद्वीपीय भारत से झुका हुआ एरिया है। प्रायद्वीपीय भारत यहां पे है। प्रायद्वीपीय भारत से ये भूखंड जो है थोड़ा सा नीचे दबा हुआ है ना। ये जो है मैदानी एरिया है। मैदानी एरिया वाला भाग हिमालय में से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई हुई जलोढ़ निक्षेपों अवसादों से भरा हुआ है। ये वही एरिया है जो उत्तर भारत का मैदानी भाग है। अब उत्तर भारत के मैदानी भाग में हम कई उपयोग में लाते हैं। जैसे खेती करते हैं, सबमर्सिबल लगा लेते हैं, भाई बोर कर लिया, यहां पे कुआं बना लिया, बोर कर लिया। अब ये एरिया जो है, ऊपर तो मलबा भरा हुआ है, नीचे पानी भरा हुआ है, और ये नदियां वही हैं जो हिमालय से निकली हुई नदियां हैं, पानी हम यूज कर रहे हैं। एक लेवल के बाद नीचे जाने पर ये जो प्रायद्वीपीय भारत का भूखंड है और इधर हिमालय से लगा हुआ भूखंड, ये मिल जाएंगे एक लेवल की गहराई पे जाने के बाद। उसके नीचे हम छेद नहीं कर सकते। जो कुआं बनाते हैं, नलकूप लगाते हैं, इस एरिया में सारी चीजें, सारी सुविधाएं उपस्थित हो पाती हैं जिनका हम उपभोग कर पाते हैं। लेकिन ये जो एरिया है प्रायद्वीपीय भारत का, ये इतना दृढ़ भूखंड है कि इसमें छेद करके जमीन का पानी प्राप्त कर पाना बहुत ही टफ है, वो हम नहीं कर पाते। तो यहां पे जो वर्षा का सोर्स, जो पानी का स्रोत है, वो क्या है? वर्षा का जल या नदियों द्वारा लाया हुआ जल। प्रायद्वीपीय भारत के जल के दो ही सोर्स हैं, या तो नदियों द्वारा लाया हुआ जल या वर्षा का जल। नदियों द्वारा लाया हुआ जल, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इस दृढ़ भूखंड में जल के दो ही स्रोत हैं, या तो नदियों द्वारा या वर्षा का जल, और कोई तीसरा सोर्स नहीं है। यहां पे तो हिमालय के द्वारा लाई हुई नदियों द्वारा, या नलकूप लगा लिया, कुआं खोद लिया, है ना। इस टाइप से कई पानी के रिसोर्सेज हैं, जिसकी वजह से ये एरिया जो है खेती के लिए काफी प्रबल है। ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं इस एरिया में, है ना। और देखते हैं, ये क्लियर हुआ किस टाइप से, अगर इस साइड से व्यू देखा जाए तो किस टाइप से दिखेगा? हिंद महासागर, फिर थोड़ा उठा हुआ भाग, फिर ये मैदानी भाग, फिर लघु हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और बृहद हिमालय। इस टाइप से शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, ये एरियाज है। अगर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत का जो पूरा उत्तर की ओर का भाग है, उसका ढाल उत्तर की ओर है। यह प्रूफ ऐसे होता है कि मालवा पठार से निकलने वाली नदियां, मालवा पठार से जो भी नदियां निकल रही हैं, चंबल, ये चंबल नदी है, चंबल, काली सिंध भी यहीं से निकलती है, काली सिंध, बेतवा, ये नदियां उत्तर की ओर बहती हुई जमुना नदी में जाके मिल जाती हैं, यमुना नदी में जाके मिल जाती हैं। और देखा जाए तो उत्तर की ओर ढाल होने की वजह से यहां से जो नदी निकल रही है, सोन नदी, सोन नदी अमरकंटक पर्वत से निकलती है, और नर्मदा नदी भी अमरकंटक पर्वत से ही निकलती है। तो सोन नदी तो उत्तर की ओर बह के गंगा नदी में मिल जाती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई। ये जो नदी है नर्मदा नदी, ये अपनी भ्रंश घाटी में बहती हुई, नर्मदा नदी अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। ध्यान रखेंगे, जो नर्मदा नदी है वो अपनी भ्रंश घाटी में, भ्रंश क्या होता है कि पर्वतों को काट कर बनाया हुआ रास्ता, नाली, है ना, उस टाइप से उसी एरिया में नर्मदा नदी बहती है। सतपुड़ा से एक नदी निकलती है, तापी नदी, तापी या ताप्ती कह दीजिए, ताप्ती नदी, ये भी अपनी भ्रंश घाटी में बहती हुई, यहां पे एक खाड़ी है, खंभात की खाड़ी, है ना, खंभात की खाड़ी में आके गिर जाती है। यहां पे है कच्छ की खाड़ी, ठीक है। खंभात की खाड़ी में नर्मदा और ताप्ती नदियां अपना जल गिराती हैं। अगर देखा जाए तो पूर्वी ढाल की ओर देखा जाए तो यह है पश्चिमी घाट, यहां है पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट
जहां पे मिलते हैं वो है नीलगिरी पर्वत। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पे एक दूसरे से मिलते हैं तो एक गांठ का पर्वतीय गांठ का निर्माण करते हैं जिसे बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। नीलगिरी पर्वत एक गांठ का निर्माण होता है। अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट की साइड से निकलने वाली नदियां पूर्व की ओर गिरती हैं। पूर्व की ओर गिरती हैं तो इससे यह प्रतीत होता है कि इस पूरे प्रायद्वीपीय भारत का जो नीचे का पोर्शन है उसका ढाल पूरे प्रायद्वीपीय भारत का पूर्व की ओर है। जैसे गोदावरी नदी को ले लिया जाए, कावेरी नदी को ले लिया जाए, है ना, गोदावरी, कृष्णा को ले लिया जाए, कावेरी को ले लिया जाए, ये नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। यहां बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। और इसके अलावा भी कई नदियां हैं जो इस एरिया से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी के बजाय अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं, अरब सागर में जाके गिर जाती हैं। यही रीजन है। और ये एरिया जो है, इस एरिया से भी कई छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, कई सहायक नदियां, इन नदियों की कई सहायक नदियां और छोटी छोटी नदियां निकलती हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। यही रीजन है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, ये जो ब्लू कलर की लाइन है प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत और भारत की मेन भूलैंड जो है, इस लाइन के बीच में समतल सपाट मैदान जो देखने को मिलते हैं। ये जो समतल सपाट मैदान है ये इसी का नतीजा है कि नदियों द्वारा लाए हुए निक्षेपों से जो समुद्र में गिराए जा रहे हैं उन्हीं से ये मैदान निर्मित हो गया है। एक मैदान चारों तरफ निर्मित हो गया है जो प्रायद्वीपीय भारत को समुद्र तल से थोड़ा सा दूर रखता है ना, समुद्र तल से थोड़ा सा दूर रखता है। अगर ध्यान दिया जाए तो यहीं पे है बॉम्बे, एकदम तट पे है और इसी एरिया पे मुंबई बसा हुआ है। ये एरिया इतना बड़ा है कि यहाँ पे कई सिटियां बसी हुई हैं, है ना। गुजरात के भी कई सिटीज यहाँ पे बसे हुए हैं। मुंबई जो फेमस सिटी है, मुंबई यहीं पे बसा हुआ है इसी एरिया में। गोवा इसी से लगा हुआ है तट पर, है ना। तो यही एरिया है जो समतल मैदान जहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा शहर विकसित किए गए हैं, है ना। अब रीजन समझ में आया कि प्रायद्वीपीय भारत का जो मेन भारत का भूखंड है उसके और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में समतल मैदान क्यों है। समतल मैदान इसी वजह से है कि जो नदियां हैं, नदियां अपने साथ जो अवसाद बहाकर लाई, जो अवसाद मिट्टी, बालू, रेत, पत्थर बहा के लाई, उन्हें यहां पे जमा कर दिया। और इन एरिया में जमा करने की वजह से इन एरियो में आज विकास का बड़ा साधन मिला। यहां पे विशाखापट्टनम को ले लीजिए, है ना, विशाखापट्टनम को ले लीजिए, तमिलनाडु का चेन्नई, तूतीकोरिन ले लीजिए। इस टाइप के बंदरगाह भी कई ऐसे विकसित कर दिए गए हैं इन एरियो में जो समुद्र तल से ज्यादा नजदीक हैं, समुद्र तल से। और ये पश्चिमी घाट है प्रायद्वीपीय भारत का, और ये है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की अपेक्षा सतत नहीं है, लगातार नहीं है। जैसे यहां पे देख रहे हैं रेड कलर का पर्वत मार्क किया गया है। रेड कलर का जितना भी मार्क्ड है वो पर्वत है। यहां ग्रीन कलर के जो भी मार्क्ड है ये पठार को बता रहे हैं, है ना, पठार को शो कर रहे हैं। तो ये है पश्चिमी घाट पर्वत, ये है नीलगिरी पर्वत। उसके बाद पूर्वी घाट स्टार्ट हो जाता है। पूर्वी घाट कटा फटा है। पूर्वी घाट नदियां इतनी यहां से निकली कि नदियों ने इस पूर्वी घाट को कई जगह से डिवाइड कर दिया है, कई जगह पे काट पीट कर इन्हें पार्ट बाय पार्ट में कर दिया है पूर्वी घाट को, जिसकी वजह से पूर्वी घाट कटा फटा दिखता है और पश्चिमी घाट हमें लगातार दिखता है ना। उत्तर की ओर देखा जाए तो अरावली पर्वत यहां पे है। अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत है। आज की डेट में ये तो बहुत ही पुराना पर्वत है। आज की डेट में अपर्दन की वजह से, हवाओं की वजह से, हवाएं तेज चली, नदियों द्वारा अपर्दन हुआ, इनका अपक्षय अपर्दन क्रियाएं होती हैं, वो पर्वतों में लगातार होती रहती हैं। कुछ वायु की वजह से, तूफान की वजह से, कुछ पानी की वजह से, धूप की वजह से इनका अपक्षय होते होते आज की डेट में ये जो अरावली पर्वत है ये काफी कम एरिया में बचा हुआ है, काफी कम एरिया में बचा हुआ है जो उत्तर पूर्व पश्चिम की ओर है अरावली पर्वत। उसके नीचे अगर देखें तो मालवा पठार है। मालवा पठार के नीचे देखें तो विंध्यन पर्वत है, विंध्य पर्वत श्रेणी। उसके बाद नर्मदा की भ्रंश घाटी, फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। उसके नीचे तापी की भ्रंश घाटी, फिर दक्कन पठार, पश्चिमी घाट, नीलगिरी पर्वत। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो
नर्मदा, तापी, तापी की भ्रंश घाटी से लेकर लगातार है नीलगिरी पर्वत के आगे तक। यहां नीचे आने के बाद सबसे लास्ट में कार्डामम पहाड़ी है, कार्डामम या इलायची पहाड़ी यहां पे है। उसके बाद पश्चिमी पूर्वी घाट स्टार्ट हो जाता है। पूर्वी घाट को कई नामों से जाना जाता है। पूर्वी घाट स्टार्ट हो जाता है। यहां पे देखा जाए तो ये दक्कन पठार है, जो डॉटेड फॉर्म में देख रहे हैं, दक्कन पठार। ये दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार को अगर देखें तो छोटा नागपुर पठार कुछ इस शेप में है। मैंने इसमें ड्रॉ किया हुआ है अलग से थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं। छोटा नागपुर पठार कुछ इस शेप में है। ये एरिया है छोटा नागपुर पठार का पूरा। आगे है राजमहल की पहाड़ियां। ये जो रेड कलर का एरिया देख रहे हैं आप छोटा नागपुर पठार में, यह है राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, यही पहाड़ियां आगे की ओर विकसित हो गई हैं। इनके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। जो मेघालय है, मेघालय में 3 पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, पर्वत पाए जाते हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। ये जो राजमहल पहाड़ी है, राजमहल पहाड़ी ही आगे तक विकसित हुई थी, जिसे गारो, खासी, जयंतिया के नाम से जाना जाता है मेघालय में, और असम में रेंगमा और मिकिर के नाम से जाना जाता है। मिकिर और रेंगमा, इनका नाम क्रम से याद रखिएगा, गारो, खासी और जयंतिया। मैं डिस्कस कर चुका हूं पिछली वीडियो में इसके बारे में, बट फिर भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया। ये गारो, खासी और जयंतिया ये राजमहल पहाड़ी का ही भाग है, लेकिन इनके बीच में गैप क्यों मेंटेन हो गया है? सॉरी, इनके बीच में गैप इसलिए मेंटेन हो गया है कि यहां से जो निकलने वाली नदियां थी, उत्तर भारत की जो नदियां थी, गंगा, यमुना और ये सोन नदियां, ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा रही हैं। तो जो भी मलबा बहा के ला रही हैं, ये मलबा ला के इस एरिया में इन्होंने जमा कर दिया। यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आई, ब्रह्मपुत्र नदी आई, यहां पे आई, तो पूरा जो मलबा बहा कर लाया ब्रह्मपुत्र नदियों ने, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों ने और ब्रह्मपुत्र नदी ने, गंगा की सहायक नदियों ने और गंगा नदी ने। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 2 भाग में बढ़ जाती है। एक तो कलकत्ता में प्रवेश कर जाती, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता, हुगली नदी कही जाती, हुगली नदी कही जाती है, हुगली। और ये भागीरथी जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी जो बह के आई, हुगली और भागीरथी 2 भाग में डिवाइड हुई। और यहां से जो ब्रह्मपुत्र नदी बह के आती है, कई नामों से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, यहां से बह के आई यहां पे। तो जो मलबा इकट्ठा हुआ बीच में, ये पूरा का पूरा बांग्लादेश मैदानी इलाका है। एक भी पहाड़ नहीं देखने को मिलते हैं बांग्लादेश में। और यही रीजन है कि जो मलबा इन नदियों ने लाकर इकट्ठा किया, उन नदियों से ये गैप भरता चला गया। यही रीजन है कि राजमहल की पहाड़ियां अलग हो गई, राजमहल की पहाड़ियां अलग दिखती हैं, और शिलोंग पठार में जो मेघालय पठार में जो चोटियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया, वो अलग अलग दिखती हैं, है ना। इसीलिए इसके बीच में गैप बन गया है जो मलबा भरा, इसे बोलते हैं मालदा गैप या राजमहल। और इस पहाड़ी में गारो पहली पहाड़ी है, खासी, जयंतिया, गारो। तो राजमहल गारो गैप भी इसी एरिया को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजमहल गारो गैप या मालदा गैप, ठीक है। इसलिए गारो, खासी, जयंतिया जो शिलोंग पठार का भाग है, वो राजमहल पहाड़ी का ही भाग है। और असम में 2 पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। जो पर्वत पाए जाते हैं, रेंगमा और मिकिर, रेंगमा और मिकिर, यहां पे लिख देता हूं, वैसे डिस्कस हो चुका है इनके बारे में। रेंगमा और मिकिर, जितनी बार चीजें आप रिवाइज करेंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस में आएगी और नाम याद रहेंगे। तथ्य को समझना बहुत जरूरी है, ट्रिक के पीछे नहीं भागेंगे, है ना। एक बार समझ विकसित करने के बाद हमें यह समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। गारो, खासी, जयंतिया, रेंगमा और मिकिर, रेंगमा और मिकिर भी इसी प्रायद्वीपीय भारत का भाग हैं। गारो, खासी, जयंतिया और रेंगमा, मिकिर, ये हिमालय का भाग नहीं है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद होना चाहिए हमें, राजमहल पहाड़ी का ही भाग है गारो, खासी, जयंतिया, रेंगमा और मिकिर। क्लियर है? यह है प्रायद्वीपीय भारत का परिचय। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, पार्ट बाय पार्ट अगले पार्ट में स्टडी कर लेंगे। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में परिचय है ये।
अगला वीडियो इसके बारे में एक एक पहाड़ियों के बारे में बड़े विस्तार से अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।